वेलकम बच्चों, वेलकम टू सुनील सर की क्लास। बच्चों कैसे हो आप लोग? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे रहें। इस पैंडेमिक पीरियड में आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। ठीक है बच्चों, मेरी यही कामना है, क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है बच्चों, हम आप सभी कहीं ना कहीं से हेल्थ प्रॉब्लम में आ रहे हैं। मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब फिलहाल मैं ठीक हूँ। तो इस पैंडेमिक पीरियड में बच्चों एक बार मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सब स्वस्थ रहें, सब खुशहाल रहें, लेकिन अपनी स्टडी को आगे हम बरकरार रखेंगे, चलते रहेंगे। ओके बच्चों, तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, रिटायरमेंट का हमारा 8 मार्क्स का सीरीज़ चल रहा था। तो 8 मार्क्स के सीरीज़ को मैं आज इसका सेकेंड वीडियो बना रहा हूं, जिसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बच्चों आप इस वीडियो में पूरे बने रहना। आपको 2 क्वेश्चन, इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन कवर करूंगा, लेकिन वो 2 क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। ठीक है, तो उन 2 क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं या कभी टेस्ट में आते हैं या आगे आप सीए वगैरह और सीएस वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको हेल्पफुल होगा बच्चों। तो ध्यान रखना कि वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और 2 क्वेश्चन कराने के बाद मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना होगा। ओके बच्चों, तो चलते हैं आगे इस 8 मार्क्स के सीरीज में क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं आगे आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, मुस्कुराते हुए इस वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चलते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन में। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या रखा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3 देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 स्टूड एज फॉलोज। बोला है क्या, इस स्टोरी में क्या हो रहा है भाई, मेरे इस स्टोरी में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, और इनके बीच में जो रेशियो है वो 4:3 का रेशियो है, और उनकी बैलेंस शीट आपको नीचे गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कैपिटल है, एसेट साइड में कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, प्रोविजन लगा हुआ, इस पे स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वाइज लोन है। ठीक है, तो इसका मतलब वाइज लोन, एसेट साइड में जो वाइज लोन है, इसका मतलब वाई ने फर्म से लोन ले रखा है। लाइबिलिटी साइड में यदि लोन लिखा होता है तो इसका मतलब फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा होता था। यहाँ पे पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है, इसलिए यहां पे वाई का लोन असेट साइड में दिखाया गया। आई होप समझ में आ रही होगी बात। वाई हैविंग गिवन नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, वाई क्या करता है, फर्म से रिटायर लेने का नोटिस पहले से रख देता है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ द फर्म वाज एग्रीड अपॉन, और फर्म के बीच में जो समझौता होता है वो ये होता है क्या, दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। बोला गया कि वाई के रिटायरमेंट के समय, यानी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है भाई, वाई रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। वो लिखा है क्या कि जिस दिन ये रिटायर हुआ तो ये टर्म एंड कंडीशन है। पहला कंडीशन बता रखा है, दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग जो है एप्रिसिएट हुआ है कितने से, 10% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो आप कितना है यहाँ पे, 15,000। तो 15,000 का 10% निकालेंगे बच्चों तो 1500 आएगा हमारा। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है। आपको पता है कि जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में लिखा आता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप समझा ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात चल रही है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जब हम डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहां पे हमारा क्या हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है। तो यदि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट होगा, कोई असेट्स यदि इंक्रीज होता है तो आपको हो जाता है फायदा, इसलिए हम क्रेडिट साइड में ले लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया हमने, कितने से हो रहा है, 1500 से। 1500 ले लेंगे, क्योंकि 10% बता रखा था, तो 15,000 का 10% 1500 हो गया।
आगे बी ऑप्शन क्या रखा है, that the provision for doubtful debts is no longer necessary since all the debtors are considered good। क्या रखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की अब कोई आगे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सारे डेटर्स जो है कंसिडर्ड गुड है, यानी सारे डेटर्स हमारे अच्छे निकले, यानी जो डेटर्स है ना वो हमें सारे डेटर्स अच्छे निकले। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो हमें पैसे नहीं देगा, यानी सब देंगे हमें पैसे, यानी अब हमारा जो प्रोविजन है वो नील हो गया। ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, प्रोविजन नील हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। तो पहले हमने प्रोविजन 105 का बना रखा था, अब वो जीरो हो गया, यानी प्रोविजन हमारा 105 रुपए से कम हो जा रहा है। तो प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटी यदि कम होता है तो आपको हो जाता है फायदा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से फायदा हो गया, 105 रुपए से फायदा हो गया। ओके भाई आगे चलते हैं। डेट द स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाई 20%, स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, एप्रिसिएट हो गई है 20% बच्चों। तो एप्रिसिएट का मतलब बढ़ जाना, क्या बढ़ा भाई, स्टॉक बढ़ा है, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम, स्टॉक को क्रेडिट साइड में ले लेंगे, क्योंकि हमारा असेट्स बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ेगा तो फायदा हो रहा होगा स्टॉक। तो स्टॉक 20% से बता रखा है, तो 20% कितना हो गया, देखो 4800 का यदि मैं 20% निकालूं तो हमारा आ जाएगा 960। 960 से हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने 960 यहां पे लिख लिया। एनी डाउट? आई होप अच्छे से आ रहा होगा समझ में। डी पॉइंट पे आते हैं। डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट में क्या रखा है कि डेट द एडजस्टमेंट बी मेड इन द अकाउंट टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक। डी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जरा ध्यान देना डी पॉइंट को, डी पॉइंट ध्यान से समझना। डी पॉइंट क्या रखा है, डेट द एडजस्टमेंट बी मेड इन द अकाउंट टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक। एक गलती हो गई थी हमसे, उसको आज हम ठीक कर रहे हैं। मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड, यानी पहले हमसे कोई गलती हो गई थी, आज उस गलती को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। यानी आपको रेक्टिफाई एंट्री करनी है यहाँ के अंदर, इस क्वेश्चन इस पॉइंट के अंदर रेक्टिफाई एंट्री करनी होगी आपको। y was credited in excess by 810, यानी गलती क्या हुई थी, y को हमने क्रेडिट कर दिया था 810 रुपए से, एक्सेस मैंने ज्यादा, y को हमने क्रेडिट कर दिया था 810 से। while x and z were debited, यानी गलती मेरे से ये हुई थी, पहले हमने मिस्टेक जो किया था वो ये किया था, मिस्टेक क्या किया था हमने, y को क्रेडिट कर दिया था, y को क्रेडिट कर दिया था 810 से, जबकि x एंड z वर डेबिटेड एक्सेस बाई 420 एंड 390, जबकि x डेबिट और z डेबिट, x और z को हमने जो डेबिट किया था वो कितने कितने से किया था, 420 एंड 390 से। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक थी, ये प्रीवियसली पहले हमने ये मिस्टेक कर दिया था, अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है। हमें क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करना है। समझना मेरी बात को, क्वेश्चन मैंने इस पॉइंट के लिए लिया है, ध्यान रखना, ध्यान समझना। तो ये गलती हो गई थी हमसे, हमने क्रेडिट कर दिया था और इन दोनों को डेबिट कर दिया था, तो आज हम इसको ठीक करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। यानी y को करेंगे डेबिट 810 से, और x को और z को कर देंगे क्रेडिट 420 और 390 से। ये मेरा रेक्टिफाई एंट्री हो गया, जो कि अब मुझे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में मेरी बात, बोल दिया है कि पिछली जो गलती हुई थी ना वो हमने सुधार लिया है। पिछली गलती ये हुई थी कि y को क्रेडिट किया था, इन दोनों को डेबिट कर दिया था, तो जब हम ठीक करेंगे तो इनको क्रेडिट कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया है यहाँ पे। तो ये डी पॉइंट था हमारा। ई पॉइंट पे आते हैं। ई पॉइंट पे बोल रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वी फिक्स्ड 5400। ई पॉइंट क्या रखा है कि फर्म की जो गुडविल है 5400 की है। वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड टू द एक्स एंड जेड हु आर गोइंग टू शेयर इन द रेशियो 2:1। बोल रखा है क्या कि वाई का जो शेयर बनता है वो एक्स और जेड द्वारा एडजस्ट किया जाएगा, जो कि आगे जाकर 2:1 में प्रॉफिट बांटेंगे। कहने का मतलब देखो, वाई के जाने के बाद एक्स और जेड ने डिसाइड कर लिया कि आगे जाकर वो किस रेशियो में बांटा करेंगे, 2:1। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशियो भी गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। क्या दिया हुआ है, 2:1। जरा आप ध्यान देना बच्चों, ये y चला गया ना, तो यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा है,
4:2, यानी 4:2 भी क्या बनेगा मेरा 2:1, यानी रेशियो तो वही है ना, रेशियो चेंज कहाँ हुई, यानी y के जाने के बाद भी 2:1 का मतलब वही हो गया ना 4:2, तो वह भी 2:1 होगा। तो यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे रेशियो 3:1 होता, 3:2 होता, कुछ भी अलग रेशियो होता, क्योंकि देखो इसके जाने के बाद भी तो 2:1 ही बन रहा है, जो कि 2:1 है। तो बस आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने की आपको जरूरत नहीं है। गेनिंग रेशियो तभी निकालना पड़ता ना जब किसी पार्टनर के जाने पर नए पार्टनर का रेशियो चेंज हो गया होता, तब हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके जाने के बाद 4:2 बचता था ना, तो 2:1 ही तो कहेंगे उसको भी, तो इसलिए हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ नो नीड टू फाइंड गेनिंग रेशियो, ये याद रखना, क्योंकि इसके जाने के बाद रेशियो यही बन रहा है। यदि रेशियो अलग होता तब मुझे गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रही बात, क्योंकि गेनिंग रेशियो की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्म की गुडविल कितनी थी, ई पॉइंट में यहाँ लिख ले रहा हूँ बच्चों, फर्म की गुडविल है 5400, लेकिन जिसकी रिटायरमेंट हो रही है वाई का शेयर निकाल लेंगे हम। जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार है ना, वो पिछले वीडियो देखें, वहां पे गुडविल भी मैंने समझा रखा है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी समझा रखा है और क्वेश्चन भी करा रखा है। आप पिछले वीडियो जरूर देखें, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि सुनील सर क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, कई बार क्या होता है, हम पहली बार जिस वीडियो को देखते हैं ना, कुछ पॉइंट हमें लगा यार ये कैसे होगा, तो पीछे वीडियो जरूर देख लें कि क्या समझाया गया वहां पे। ठीक है बच्चों, तो वाई शेयर निकालेंगे हम 5400 का। जब हम वाई का शेयर निकालेंगे तो वाई का शेयर कितना है 3/9, तो ये हो जाएगा बच्चों 1800 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, तो 1800 का वाई का शेयर हो गया। तो आपको पता है वाई को तो कर देंगे क्रेडिट, मेरे बच्चों को पता है वाई को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो बंदा रिटायर्ड होता है उसको तो पैसे मिलेंगे, इसलिए उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और रिमेनिंग पार्टनर को, यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है, उनको गेनिंग रेशियो से डेबिट करते हैं। यानी कौन कौन डेबिट होंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। वो भी किस रेशियो में बच्चों, आपको पता है गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो यहां पे गेनिंग रेशियो यही है, क्योंकि एक्वायरिंग रेशियो गिवन ना हो तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है। तो गेनिंग रेशियो यही है। तो 1800 को यदि मैं 2:1 में करूंगा तो 2/3 हो गया, तो x का बन जाएगा मेरा 1200 एंड 600। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने फर्म की गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है एफ पॉइंट में, इट वाज डिसाइडेड बाई एक्स एंड वाई टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। वो लिखा है क्या, एक्स और वाई ने ये डिसाइड कर लिया ना कि वाई को पैसा देकर खत्म कर काम, वाई रिटायर हो रहा ना उसको सेटल कर दो, यानी उसका जितना भी पैसा बनता ना उसकी पूरी पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट वाज डिसाइडेड बाई एक्स एंड वाई टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। एक्स और वाई ने ये डिसाइड कर लिया है कि, सॉरी एक्स, थोड़ा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, एक्स एंड जेड लिखना होगा। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड बाई एक्स एंड जेड कर लेना, एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड ने डिसाइड कर लिया है टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। ये डिसाइड किया है कि वाई का जो पैसा बनता है ना साथ के साथ पेमेंट दे देंगे उसको। ठीक है, तो ये जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे आपको पता है जितनी बैलेंसिंग आएगी वाई की, वहां पूरे के पूरे उसको पेमेंट कर देंगे। तो अब बेसिकली मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं जाने वाला, तो मैं यहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लेता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब मैं क्लोज करता हूं बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरा 565 और ये हो जाएगा मेरा 2, यानी 2565। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे आपका लेस करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा आपका क्या हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे एक्स वाई जेड में। कितना है 2565 को मैं 432 में डिवाइड कर दूंगा।
तो मैं जब इसको बांटूंगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को, तो 2565 का 4/9, तो 4/9 लेता हूं मैं इसको, तो इसका कैलकुलेशन करके आएगा बच्चों 2565 डिवाइडेड बाई, मैं 9 कर लेता हूं पहले। तो ये यदि मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं ना तो 285 आएगा। 285 इंटू में 4, तो ये आ जाएगा 1140, यानी 1140 इसमें आ रहा है बच्चों। इसी तरीके से 285 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो इसका आएगा 855, और 285 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों मैं, 285 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 570। तो ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमने क्या कर लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं, फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है, हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट को। सबसे पहले हम ले लेंगे बैलेंस बीडी, यानी इनके कैपिटल का बैलेंस ले लेंगे कि इनके पास कैपिटल में कितना कितना पैसा था। तो एक्स के पास है 12,000, वाई का 9,000 एंड जेड का 6,000 है। ओके, फिर आप देखो रिजर्व वगैरह तो नहीं है लाइबिलिटी साइड में, नहीं है जी। असेट साइड में कोई गुडविल वगैरह, गुडविल नहीं है, लेकिन एक वाई का लोन है। और आपको पता है वाई यहाँ रिटायर हो रहा है। कोई भी रिटायर्ड पार्टनर हो जिसकी रिटायरमेंट हो रही है और उसने फर्म से क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। आप सोच के देखो, किसी पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है और वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जब अकाउंट उसका सेटल होगा तो उसके अकाउंट से जितना पैसा उसने फर्म से उधार लिया है उसके अकाउंट से लेस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसलिए याद रखना कि वाई के लोन को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वाई लोन, वाइज लोन कितना है यहाँ पे 20,000, उसने फर्म से 20,000 रुपए का लोन ले रखा था, इसलिए जब उसकी रिटायरमेंट का जब अकाउंट सेटल करेंगे तो उसके अकाउंट को उतने से डेबिट कर देंगे। तो वाई का लोन हमने इस साइड ले लिया। ओके, अब आते हैं भाई, उसके बाद यहां से बैलेंस शीट से कोई चीज है नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ले लेते हैं, जो कि अभी मैंने निकाला था, मैंने यहां पे लिख रखा है एक्स का 1140, इसका 855 और इसका 570। ओके, थोड़ा मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं। उसके बाद आते हैं रेक्टिफाई एंट्री की थी हमने, एक डी पॉइंट पे हमने एक रेक्टिफाई एंट्री की थी बच्चों। तो रेक्टिफाई एंट्री की थी तो वाई को हमने डेबिट किया था, वाई को डेबिट करेंगे और एक्स और जेड को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक्स और जेड में क्रेडिट साइड में डालेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डालकर, एक्स में डाल देंगे कितना 420 और इसमें 390। मेरे बच्चों याद रखना, कराया था मैंने अभी, ध्यान रखना। देखो एक्स और जेड क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में एक्स और जेड को क्रेडिट कर दिया और वाई का नाम लिख दिया। इसी तरह वाई डेबिट हो रहा है तो वाई के डेबिट साइड में डालेंगे एक्स कैपिटल और जेड्स कैपिटल के नाम से। कितना डाल देंगे भाई, 420 एंड 390, 420 एंड 390, अपने आप ही इन दोनों का सम 810 होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। इसी तरीके से गुडविल की एंट्री, गुडविल की एंट्री, तो गुडविल की एंट्री में क्या हो रहा है, एक्स और जेड डेबिट होंगे, एक्स और जेड डेबिट होंगे। यहां लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स डेबिट हो गया 1200 से और जेड डेबिट हो गया 600 से, ठीक है। और वाई क्या हो रहा है मेरा, क्रेडिट, तो वाई के क्रेडिट साइड में लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 1200 एंड 600। तो मेरे बच्चों ये पॉइंट याद रखना, गलती मत करना। मैं यहां लिख देता हूं कि ये गुडविल वाला पॉइंट है, गुडविल वाला पॉइंट है। जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल निकल रहा था उसकी कॉन्ट्रा एंट्री है। हमेशा पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, इसमें बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों डेबिट हो रहे थे इसलिए डेबिट में डाल दिया, और वाई क्रेडिट हो रहा था इसलिए वाई के क्रेडिट में डाल दिया हमने। तो बच्चों इस तरीके से हमने एंट्री सारी पास कर ली है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। आप आगे अकाउंट सेटल्ड करेंगे,
आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। क्या बताया था बच्चों? मैंने बताया था जिस बंदे की रिटायरमेंट हो रही हो ना, पहले उसी का बैलेंस चेक किया करो कि आखिर कितना पैसा उसे मिलने वाला है या उससे लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाई पे मैं यहाँ टिक लगा दूँ। वाई रिटायर हो रहा था ना, पहले वाई का मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो वाई का बैलेंस इधर का ज़्यादा आ रहा है टोटल। ठीक है, ये ध्यान से देखोगे तो ये मेरा हो जाएगा 20,810। आई होप यही बन रहा है। ओके, 20,810 बन रहा है। तो 20,810 हो गया। अब हम निकालेंगे इसका बैलेंस। इसका मतलब बच्चों इसका बैलेंस किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में। इसका मतलब इस वाई को और पैसे देने पड़ेंगे, यानी इसको लाकर देना पड़ेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी इतना सारा लोन ले रखा था फर्म से कि बैलेंस और इसके ऊपर बन रहा है फर्म का, तो ये फर्म को पैसे लाकर देगा। तो हम यहाँ पे जब निकालेंगे बैलेंसिंग निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट से। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया था एफ पॉइंट में, इट वाज डिसाइडेड बाय एक्स एंड वाई टू सेटल वाईज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। सॉरी, एक्स और जेड होना चाहिए, एक्स एंड वाई लिखा हुआ है। एक्स और जेड ने डिसाइड किया था कि वाई के अकाउंट को इमीडिएटली सेटल करना है, यानी जैसे ही रिटायरमेंट होगा ना उसका अकाउंट सारा क्लोज करना है। यानी पैसे बनते होंगे तो हम देंगे और पैसे निकलते होंगे तो फर्म ले लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना बैलेंस आता है। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है मेरा, इसको टोटल करते हैं। एक मिनट में कैलकुलेटर यूज करता हूँ। तो इसका बैलेंस बन रहा है मेरा 9,000 प्लस 8,500 855 प्लस 1,200 प्लस 600 11,655 का सम आ रहा है, जो कि हम लेस कर देंगे 20,810 में से। तो ये बच्चों इसको 9,155 रुपीज़ लेकर आना पड़ेगा, यानी फर्म को ये 9,155 रुपये देगा वापस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बाकियों का बैलेंस मैच करते हैं। इसका हो जाएगा मेरा 13,000, एक मिनट, इसका हो जाएगा मेरा 13,560 13,560 में से लेस कर देंगे 1,200, तो बच्चों ये मेरा आ जाएगा 12,360। ये बैलेंस सीडी है, क्योंकि ये आगे फर्म को कंटिन्यू करेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने। इसी तरीके से जेड का देखते हैं, तो जेड का देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6960 में से 600 लेस कर देंगे जब हम, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 6,360 का। तो बच्चों ये मेरा बैलेंस सीडी आ गया, जो कि इनके अकाउंट का बैलेंस है 12,360 एंड 6,360, और इसको फर्म में 9,155 लेकर आना होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस कैपिटल अकाउंट में आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो रेक्टिफाई एंट्री का क्लियरली ध्यान रखना है, और एक गुडविल वाली ट्रीटमेंट का क्लियरली ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों में ही कॉन्ट्रा एंट्री पास हुई है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, अब मैं बनाता हूं इसकी क्या, बैलेंस शीट बनाता हूं। बैलेंस शीट देखते हैं बच्चों, फिर इस अकाउंट को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, जो कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लायबिलिटी साइड हो गई हमारी, अमाउंट हो गया, एसेट्स हो गया, अमाउंट हो गया बच्चों। तो हम लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज था? नहीं जी सर, कोई चेंज नहीं था, तो क्रेडिटर्स हम ऐसे ही ले लेंगे 24,140। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बच्चों अब आपको पता है एक्स और जेड का लिखेंगे कैपिटल,
x का 12,360 एंड z का 6,360। ओके, हाँ जी सर, ओके है। उसके बाद आते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में क्या हुआ भाई, कुछ हुआ? हाँ जी हुआ सर। पहले मेरे पास 3,300 था, लेकिन ये वाई अकाउंट सेटल किया होगा तो इसने 9,155 की पेमेंट दी होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे सम हुआ मेरा यहाँ पे। तो मैं इसको यदि सम करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 12,455 हो गया। ओके भाई, आगे चलते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपको पता है अब प्रोविजन हो गया था नील, प्रोविजंस की जरूरत थी ही नहीं, तो टोटल 3,045 ही ले लेंगे अब। उसके बाद आते हैं स्टॉक। स्टॉक में कुछ हुआ था? हाँ जी सर, स्टॉक में हुआ था। स्टॉक हमारी एप्रिसिएट हो गई थी 20% से। तो पहले मेरे पास स्टॉक कितना था? पहले स्टॉक था मेरे पास 4,800 था, 960 से एप्रिसिएट हो गया था। तो 960 से एप्रिसिएट हो गया था सर, तो ये बन जाएगा मेरा 0,65760, यानी 5,760 का हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी में भी कुछ हुआ था? नहीं हुआ था प्लांट एंड मशीनरी में, वो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ था। तो प्लांट एंड मशीनरी हम सेम अमाउंट से ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 5,100 सेम अमाउंट से ले लेंगे। बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आई होप। मैं रब कर रहा हूं इससे थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में देखते हैं हम, मेरे पास पहले 15,000 का था। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ था 10% से। तो बच्चों पहले ये 15,000 का था और 10% से इंक्रीज हुआ था, यानी 1,500 से इंक्रीज हो गया था। तो ये हो जाएगा 16,500। ओके, अब आगे चलते हैं, वाइज लोन तो मैंने हमारा कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर हो गया था। तो बच्चों ये हमारा यहाँ से बैलेंस शीट से सारे पॉइंट हमने ले लिए। फिर मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है, जब भी बैलेंस शीट खत्म करने की बारी आए ना, तो एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर चेक कर लिया करो कि कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो नहीं बची। तो एक बार आप रिवैल्यूएशन चेक करते हो ना, तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई पॉइंट है ही नहीं जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज का। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसको हम सम कर लेते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट का टोटल बराबर आया या नहीं। तो हम जब सम करेंगे यहाँ पे 24,140 प्लस 12,360 प्लस 6,360, ये हो गया बच्चों 42,860 का हो गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं 12,455 प्लस 3,045 प्लस 5,760 प्लस 5,100 प्लस 16,500। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करना, टाइम सेव करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप मत करना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बढ़िया सा लेता हूँ, 8 मार्क्स की सीरीज में क्वेश्चन बच्चों आप लोग मिस मत करना, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आपको ध्यान रखना है, समझना जरूर है, और आपको होमवर्क भी दूंगा उस टाइप के क्वेश्चंस का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है, X, Y and Z were partners in a firm with profit sharing ratio 1/2, 1/3 and 1/6। यानी क्वेश्चन में क्या रखा है कि 3 पार्टनर है X, Y, Z, उनके बीच में जो रेशियो है 1/2,
1/3 1/6 का है। आपको पता है नीचे का बेस बराबर करके इसको रेशियो में चेंज कर लो। तो हाईएस्ट 6 है मेरे पास, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3/6 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2/6 हो गया और 1/6 हो गया। डैट मीन्स 3:2:1 है इसके बीच में रेशियो। आगे चलते हैं बच्चों। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। और ये बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की। बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ बच्चों, स्टार, मेरा वाला स्टार। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। बोला है यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो लाइबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट है। असेट साइड में कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, मशीनरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और गुडविल। ये ज़्यादा पॉइंट इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट बोला है जेड रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड रिटायर्ड हो गया 1 अप्रैल को और ये टर्म एंड कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? फर्स्ट बता रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 30,000 की गुडविल है फर्म की, ठीक है। यानी इस स्टोरी में क्या हो रहा है? इस स्टोरी में हो रहा है कि जेड रिटायर हो रहा है, ये हो रहा है रिटायर। जब ये रिटायर हो रहा है तो फर्म की हमारी गुडविल जो है ना, फर्म की गुडविल है जिस दिन ये रिटायर हुआ है, वो फर्म की गुडविल कितनी है? 30,000। बच्चों आप लोगों को पता है ट्रीटमेंट और गुडविल मैंने समझाया था कि फर्म की गुडविल 30,000 है। जेड का शेयर निकाल लो, जेड का शेयर निकालेंगे तो 30,000 का 1/6 लेंगे, 1/6 तो कितना हो जाएगा मेरा? 5,000 जेड का शेयर बनता है। अब आपको पता है जेड को करना होगा क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होगा। तो हम देखते हैं आगे कि न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन होगा तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो ऐसा देखो किसी भी पॉइंट में नहीं दे रखा है न्यू रेशियो के बारे में। तो आपको पता है जब रेशियो गिवन नहीं होता, ये चला गया तो इनके बीच में एक्स और वाई के बीच में अब कितना रेशियो बच गया? 3:2 बच गया। इसका मतलब यही मेरा गेनिंग रेशियो होगा, यही मेरा न्यू रेशियो होगा। पहला केस है मेरा। तो आपको पता है इसकी जनरल एंट्री मैं कर दे रहा हूँ कि इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी? अलग कलर से कर देता हूँ मैं, आप लोग को ध्यान रहे। तो जेड को कर दूंगा मैं क्रेडिट 5,000 से, और कौन कौन डेबिट हो जाएंगे? एक्स डेबिट एंड वाई डेबिट। कितने में? गेनिंग रेशियो से। गेनिंग रेशियो यहाँ पे मेरा 3:2 होगा, क्योंकि इसके जाने के बाद 3:2 बचेगा, वही मेरा न्यू होगा, वही मेरा गेनिंग होगा, क्योंकि आगे कुछ नहीं बोला था कि उसके रेशियो को किस तरह से एक्वायर किया गया। तो ये मेरा 3,000 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 2,000। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा गुडविल वाला पॉइंट। आगे वो लिखा है वैल्यू ऑफ पेटेंट्स वाज टू बी रिड्यूस बाई 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। पेटेंट्स की वैल्यू कम होकर 20%, सॉरी, रिड्यूस बाई 20%, 20% से कम हो गई है, एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%, और मशीनरी की वैल्यू 90% हो गई है। मशीनरी टू 90%, मशीनरी 90% हो गई है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो पता है बच्चों आपको कि असेट्स में यदि एप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएट होता है, तो ऐसे केस में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे बच्चों, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या बोला है, पेटेंट्स वाज टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट्स जो है 20% से रिड्यूस हो गया है। अब पेटेंट्स की वैल्यू देखो कितना है, पेटेंट्स की वैल्यू आपको 10,000 दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। तो 10,000 का यदि मैं 20% निकालूं तो 2,000 हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो रहा है पेटेंट्स। तो पेटेंट्स कम हो रहा है, तो हमारा एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एसेट्स कम हो रहा है तो हमें लॉस हो रहा होगा। तो इसलिए पेटेंट्स को हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में। कितने से कम हो रहा है, 2,000 से। 2,000 ले लिया बच्चों, ओके। आगे चलते हैं। आगे बोला था मशीनरी 90% हो गया है, मतलब मशीनरी देखो कितना है मेरे पास, 50,000। अब वो 90% हो गया है, 90% से कम नहीं, 90% वैल्यू हो गई है उसकी, यानी उसकी वैल्यू अब 45,000 हो गई है। यानी 50,000 वैल्यू वाली वैल्यू
50,000 वाली वैल्यू अब 45,000 की हो गई है, यानी कितने से डिक्रीज हो रहा है, 5,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी मेरा कम हो रहा है क्या, मशीनरी। तो मशीनरी कम हो रहा है, तो मशीनरी डेबिट साइड में लिख देंगे, कितने से कम हो रहा है, 5,000 से। आई होप बढ़िया से समझ में आ रहा होगा भाई। हाँ जी सर आ रहा है। आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी रेज्ड टू 6%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बढ़कर 6% हो गया है। तो प्रोविजन निकाल लो 6% से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो पहले देखो डेटर्स आपके पास है कितने का, 40,000 का। 40,000 का आप निकालोगे कितने परसेंट, 6% इंक्रीज हुआ है। तो 6% निकालूंगा तो 2,400 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, पहले 2,000 था, देखो ध्यान से देखो, प्रोविजन पहले कितने का था, 2,000 का था, अब कितना हो गया, 2,400 का, यानी 400 से इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, सर लॉस हो रहा है हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से लॉस हो रहा है, 400 से। तो 400 ले लिया बच्चों। ओके आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है क्या, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इज टू बी क्रिएटेड। लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, यानी वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटीज कितनी आई है, 6,000। देखो वर्कमैन कंपनसेशन बना हुआ था ऊपर, देखो 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन था। क्लेम कितनी आई है हमारी, 6,000 की क्लेम आई है। तो आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन का क्या करते हैं, जो क्लेम आती है वो तो बैलेंस शीट में दिखाना होता है, क्योंकि फर्म के लिए उतनी लाइबिलिटीज बन रही है। और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो सारे पार्टनर में क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका यहाँ कोई काम नहीं है रिवोल्यूशन अकाउंट में, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 5th पॉइंट में। जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया है मार्केट वैल्यू पर। आप ध्यान से देखो, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं जर्नल एंट्री के थ्रू बताना चाहूँगा ताकि माइंड में क्लियर हो जाए बच्चों। तो जरा ध्यान देना, 5th पॉइंट जो है वो कह रहा है कि जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड ने मार्केट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट ले लिया। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा असट साइड में, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 17,600 हो गई है। यानी मार्केट वैल्यू उसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हो गई है, 2,600 से। लेकिन कौन ले गया, वो इन्वेस्टमेंट ले गया है जेड। तो जब जेड ले गया, कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले जाता है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। कितने से ले गया वो, 17,600 से। बच्चों देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को बच्चों, ध्यान देना। वैल्यू थी 15,000, देखो ध्यान से, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 15,000। अब उसकी मार्केट वैल्यू 17,600 होगी। इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है। और यदि डिक्रीज हुई होती तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था, वहां से हम उसको सेट ऑफ करते हैं। लेकिन इंक्रीज होती है तो सेट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, यानी रिजर्व का जो पैसा पड़ा था वो तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जैसे बांटते थे। हाँ, यदि डिक्रीज हुई होती तो भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इसीलिए बनाते हैं कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जाएगी ना, हम उस रिजर्व से कवर करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ तो बढ़ी है तो खुशहाली की बात है भाई, अच्छी बात है, बढ़ गई। ठीक है ना, तो बढ़ गई है तो फर्म को तो फायदा हुआ होगा। लेकिन ये बढ़ी हुई वैल्यू तो थी, लेकिन वो कौन ले गया, वो इन्वेस्टमेंट ले कौन गया, जेड ले गया। जेड बोला मुझे दे दो इस इन्वेस्टमेंट को, तो जेड ले गया, इसलिए जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कितने वाला ले गया, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू 15,000 थी। यानी फर्म को एक्चुअल फायदा कितने का हो गया, फर्म को फायदा हो गया 2,600 का। यानी इन्वेस्टमेंट से फायदा हो रहा है तो IFR का यूज ही नहीं हुआ। समझ में आ रही बात। और यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही होती तो IFR का यूज हो रहा होता है। ऐसा पहले भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उनको भी देख लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ IFR का, तो IFR तो पार्टनर्स कैपिटल में वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितनी वैल्यू दे रखी है उसमें, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इंक्रीज होती है तो आपको दिक्कत ही नहीं है, वो तो रिवोल्यूशन में चला जाएगा हमारा। तो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट में चला गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से कितने का फायदा हो गया फर्म को, 2,600 का फर्म को फायदा हो गया। ओके सर, समझ में आ गया हमें। हाँ जी ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट में वो लिखा है अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जेड का जो अमाउंट बनता है, देखो जेड रिटायर हुआ था ना इसके अंदर, तो अब इसकी कुछ कहानी बता दी है इन्होंने। जेड जब रिटायर्ड हुआ है ना, तो उसके अकाउंट को कुछ इस प्रकार से सेटल किया गया है। इसके अकाउंट सेटलमेंट ऑफ जेड, अकाउंट जेड को जब पैसा दिया गया तो इस तरह से दिया गया।
50% ऑन रिटायरमेंट, 50% तो रिटायरमेंट के टाइम पे ही दे दिया ऑन रिटायरमेंट, यानी इतनी पेमेंट हो गई है रिटायरमेंट, यानी इतने की तो पेमेंट कर दी गई उसी टाइम पे कि ले भैया आधा पैसा ले ले, ठीक है। एंड 50% ऑफ द बैलेंस, अब जो बचा हुआ था, बैलेंस जो बचा हुआ था 50% के बाद जो बैलेंस बचा हुआ था उसका 50% 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही देंगे, बाय द बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ, जिसके लिए उन्होंने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, यानी फर्म ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है। फर्म ने कहा कि हम एक बिल एक्सेप्ट करते हैं, हम 3 महीने बाद आपको और इसका 50% दे देंगे, तो वो बिल्स पेबल के नाम से जाएगा, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट की कोई विदाउट इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। यानी 50% तो साथ के साथ पेमेंट दे दिया, बैलेंस का 50% के लिए बिल एक्सेप्ट किया गया है, बिल एक्सेप्ट किया है फर्म ने कि हम बाद में देंगे आपको 3 महीने में, बाकी बच गया 50%, क्योंकि बैलेंस का 50% हो गया तो 50% और बचा होगा, तो बाकी का 50% कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट में चला जाएगा। ये बात आपको समझना है, लेकिन ये चीज हमारा जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां यूज होगा, तो ध्यान रखना कि सुनील सर ने बताया था हमें ये चीज कि जितनी बनती थी ना उसका 50% तो हाथ के हाथ दे दिया, ले भैया पकड़ पैसा 50% ले जा, ठीक है, और बाकी का जो 50% था उसके लिए कहा कि भाई 3 महीने में मैं दूंगा, फर्म ने ये कहा कि 3 महीने में आपको उसकी पेमेंट मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितनी पेमेंट नहीं होती फर्म के लिए तो उतना लोन माना जाता है, यानी इतनी लाइबिलिटीज बनती है फर्म की। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को, थोड़ा जोश में आ जाता हूँ तो मारकर हाथ से छूट जाता है मेरे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाते टाइम हो जाता है। अब जरा ध्यान देना बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का और कोई पॉइंट नहीं बचा मेरा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस जब निकालेंगे बच्चों तो यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है, देखो ये आ रहा है मेरा 7,400, 7,400, तो 7,400 ले लिया मैंने, तो ये 2,600 लेस करेंगे, तो इसको लेस करने पर बच्चों मेरा आ जाएगा, यहाँ पे लॉस लिख देता हूँ मैं, लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, तो एक्स और वाई जेड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 4,800 का। तो 4,800 को मैं 3, 2, 1 में डिवाइड करूं तो 3/6, 6 8 जा 48, यानी 2,400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1,600, और ये हो जाएगा 800। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जरूर ले लो ध्यान से, फिर मैं बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे ध्यान देना, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब कैपिटल अकाउंट देखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, फटाफट कैपिटल अकाउंट देखते हैं वही। तो सबसे पहले आपको पता है कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले बैलेंस लिख लेंगे, बैलेंस BD, इनके कैपिटल में क्या क्या बैलेंस बनता है, एक्स का बनता है 68,000, इसका बनता है 32,000, इसका बनता है 21,000। ओके सर, आगे चलते हैं। बैलेंस शीट से बटने वाली चीज लाइबिलिटी साइड में देखो क्या क्या चीज बढ़ जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन बच्चों आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 का था, लेकिन उसमें से 12,000 में से 6,000 की तो क्लेम आई है। आपको पता है जो क्लेम आती हो तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाती है, फर्म के लिए लाइबिलिटीज है, तो बचा हुआ पार्टी तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बचा हुआ पार्ट कितना बच गया, 6,000। तो बचा हुआ पार्ट 6,000 है, तो उसको 3 to 1 में डिवाइड करेंगे, तो 3 to 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3,000, 2,000 एंड 1,000। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा हूं मैं। हाँ जी सर, आ गया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये कोई फंड, ये तो फर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है, ये मत बांटने लग जाना, ये फर्म के अंदर जो वर्कर काम करते हैं ना उनकी सैलरी में से निकाला गया पार्ट होता है, तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR ले लेते हैं। IFR का यूज ही नहीं हुआ, क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज नहीं हुई थी, और वो वैल्यू भी कौन ले गया था, जेड ले गया था, ठीक है। तो IFR का यूज नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितने का है 6,000 है, तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो इसका भी आ जाएगा 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3000, 2000 एंड 1000 हो गया। ओके सर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, असट साइड में चलते हैं बच्चों। असट साइड में देखते हैं तो असट साइड में इन्वेस्टमेंट जो था वो जेड ले गया था। देखो यहाँ पे मैंने जनरल एंट्री लिख रखा है ताकि आप लोगों को मैं यहाँ समझा सकूँ, ठीक है। तो जेड ले लिया था 17,600 रुपये में, वो इन्वेस्टमेंट ले गया था। तो जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था ना, इसलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ। और ये इन्वेस्टमेंट कौन ले गया था? जेड ले गया था। कितना? 17,600 में ले गया था, इसलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 17,600। ठीक है, आगे देखते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ले लेंगे हम। एक्सपेंडिचर ये तो राइट ऑफ होता है हमारा। तो जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है ना, यही है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सेम है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 3,600 का है। तो 3,600 को यदि मैं 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये हो जाएगा 1800 हो गया, और ये हो जाएगा 1200 एंड 600। ओके, आगे चलते हैं हम गुडविल। गुडविल पे आते हैं हम। तो गुडविल में आएंगे, गुडविल कितना दे रखा है? 6,000। यहाँ बच्चों नीचे बोल रखा था ना गुडविल की जनरल एंट्री भी करनी है। तो गुडविल की हम जनरल एंट्री तो हमें पता है कि राइट ऑफ करते हैं जब गुडविल को, तो गुडविल राइट ऑफ की जनरल एंट्री क्या होती है? एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, यानी ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर देते हैं, टू गुडविल कर देते हैं। नीचे बोल रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो एंट्रीज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ गुडविल। तो रिटायरमेंट ऑफ गुडविल यानी गुडविल की एंट्री आपको जनरल एंट्री के रूप में करके दिखानी है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने जनरल एंट्री भी बता दिया। तो गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री डेबिट साइड में जाती है। तो हम 6,000 है ना यहाँ पे, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा कितना? 3,000, 2,000, 1,000। 3,000, 2,000, 1,000, ये गुडविल हमारी डिस्ट्रीब्यूट की जनरल एंट्री है। आई होप अच्छे से आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं, गुडविल हो ही गया। अब बैलेंस शीट से बटने वाली चीज हमने बांट ली सारी। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो हमारा लॉस आया था वो ले लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ले लेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का। चलो मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, बैलेंसिंग फिगर दिखाऊंगा अलग, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ले लेता हूं मैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया था 2,400 का। देखो मैंने लिख लिया था यहाँ पे ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊं, और ये मेरे पास 800 हो गया। ओके, उसके बाद आते हैं एक गुडविल ट्रीटमेंट वाली। गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री आपको पता है जेड क्रेडिट हुआ था एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। जेड की रिटायरमेंट हुई थी तो जेड को तो मिलेगा 3,000, 2,000। और आपको पता है ये रब कर रहा हूं बच्चों, स्क्रीन ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हो गया मेरे पास। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करना मत भूल जाना, क्योंकि गुडविल की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जेड्स कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे हम यहाँ पे, और एक्स और वाई के डेबिट में डाल देंगे। एक्स के डेबिट में 3,000 और वाई के डेबिट में 2,000 डाल देंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से बात आ रही होगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये हो गया हमारा, सारी एंट्री ट्रांसफर हो चुकी है। अब आपको पता है कि रिटायर हो रहा है कौन? जेड रिटायर हो रहा है। तो जो रिटायर हो रहा है पहले उसका अकाउंट सेटल करेंगे, और अकाउंट सेटलमेंट के बारे में 6 पॉइंट में कुछ कह रखा था, उसके हिसाब से सेटल करेंगे। तो पहले हम बैलेंस निकाल लेते हैं कि बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी इसकी। तो इसको बच्चों मैं थोड़ा लेंथ बढ़ा दे रहा हूं इसकी। सी बोर्ड पे करा रहा हूं, जो है उसमें करा रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझते रहना, ठीक है, बस अच्छे से समझना। तो हम देखते हैं जेड का देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 21, 22, 23 एंड 5 28,000 हो गया बच्चों। तो इसका सम आ रहा है मेरा 28,000, ठीक है, 28,000 आ रहा है। और ये मेरा कितना बन रहा है भाई? ये बन रहा है जेड का 18,600 तो ऐसे ही हो गया मेरा।
18,600 और 1400 ये, तो ये आ जाएगा मेरा 20,000। तो 20,000 यहाँ तक का सम आ रहा है। इसका मतलब टोटल 28,000 में से क्रेडिट अमाउंट में से डेबिट 20,000 लेस करोगे तो 8,000 का बैलेंस आ रहा है। अब बात समझने वाली बात है, यानी 8,000 फर्म को देना है, लेकिन इस 8,000 को किस तरीके से दिया गया है आप लोगों को मैंने 6 पॉइंट समझाया था, लिखवाया भी था, स्क्रीनशॉट भी कर लिया होगा तुम लोगों ने। तो 6 पॉइंट में ये क्या रखा था कि 50 अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जेड को जो अमाउंट मिलेगा ना वो इस तरीके से मिलेगा, 50% ऑन रिटायरमेंट बनता है उसका 8,000 बनता है ना यहाँ पे। तो इस 8,000 में से 50% तो उसी समय मिल जाएगा, यानी बैंक से पेमेंट कितनी हो गई, टोटल 4,000 की पेमेंट बैंक से हो जाएगी। फिर वो लगा था 50% था बैलेंस विद इन 1 ईयर, बचे हुए का 50%, यानी बचा हुआ 4,000 है, 4,000 में तो इसकी पेमेंट हो गई, बचा हुआ 4,000 है, उसमें से 2,000 जो है वो बिल्स पेबल के नाम से आपको दिखाना है। फिर बचा हुआ जो है बाकी जो बच जाएगा उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, लोन के। तो इसको मैं जर्नल एंट्री बना दे रहा हूँ इसकी, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हाँ सर ने जर्नल एंट्री से भी हमें बताया था। तो यहाँ पे मुझे जेड को डेबिट करना है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम जेड को पेमेंट देने जाएंगे तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो डेबिट टोटल 8,000 से करेंगे, लेकिन ये डेबिट कैसे कैसे हो रहा होगा, बैंक से हो रहा होगा 4,000, 50% पेमेंट, फिर बचे हुए का 50% बिल्स पेबल, बिल एक्सेप्ट किया कि भाई 3 महीने बाद पैसे देंगे हम आपको, सॉरी 2,000 से होगा। बाकी बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, उसके लोन में चला जाएगा, जेड्स लोन अकाउंट 2,000, जब तक पेमेंट नहीं जाती लोन के नाम से दिखाया जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे जेड के कॉलम में बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से कितना चला गया 4,000, फिर बिल्स पेबल कितना 2,000, बचा हुआ लोन से दिखाएंगे जेड्स लोन अकाउंट कितना 2,000। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहां पे लगा रहा हूं मेरा वाला स्टार, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को कि इसमें कुछ बोल रखा था, इसलिए मैंने जनरल एंट्री बता दी और यहां करके भी बता दिया। मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छे से बता पाऊं मैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब x और y का देख लेते हैं कितना कितना बनता है। तो यदि मैं x का टोटल करता हूं बच्चों, तो x का टोटल करने पर मेरा आएगा 74 आ जाएगा, ये 74,000 हो गया मेरा, ये 74,000 में से मैं इस बुक को रख देता हूँ। 74,000 में से यदि मैं देखूं तो ये हो जाएगा मेरा 3,367,800, तो ये हो गया, और 2,400 ये हो गया, 10,200 लेस कर देंगे। तो 74,000 में से 10,200 लेस करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा मेरा 63,800। तो 63,800 का मेरा यहां पे निकल जाएगा बैलेंस डी 63,800। ठीक है, इसका मैं बैलेंस देख लेता हूं कि सही निकला है कि नहीं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम आते हैं आगे, वाई का देखते हैं। वाई का जब हम देखेंगे तो टोटल कितना होगा बच्चों मेरा, ये हो जाएगा 36,000। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो 36,000 में से मुझे लेस करना है 4 और 1 5 6,800। 36,000 में से 6,800 लेस कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 29,200 आ जाएगा बच्चों।
29,200। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बनाएंगे क्या भाई, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छे से आ गया भाई। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट जरूर लिया करो। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाते रहो बच्चों। नोट्स बनाते रहोगे ना, आपको ना बहुत आसानी से समझ में आता रहेगा और आपका कोर्स ना कंप्लीट होता जाएगा। आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही है हमारी। ठीक है, चलते हैं बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं बच्चों, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आते हैं, ये लाइबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, असेट्स हो गया, अमाउंट हो गया। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स में कुछ हुआ ही नहीं था, तो भैया जो अनचेंज होता है हमें पता है वैसे ही लिख देंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स वैसे ही डाल देंगे 21,000 का। ओके, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो क्लेम आया था वो दिखा देंगे। सिर्फ क्लेम कितने का आया था, 6,000 का क्लेम आया था। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मेरा है 6,000, दिखा देंगे 6,000 से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में किसका किसका दिखाना है आपको, एक्स और वाई का दिखाना है। 63,800 और 29,200। और आपको पता है जेड का लोन है, तो जेड्स लोन दिखा देंगे हम यहाँ पे। जेड का लोन कितने का है, 2,000 का है। आपको पता होना चाहिए एक बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल दिखा देंगे हम कितने का, 2,000 का। भूल मत जाना बच्चों, एक बिल पेबल हो गया, एक लोन हो गया, ये हो गया। बैंक से तो पेमेंट हुई है तो बैंक में हम लेस कर देंगे उतना अमाउंट। ठीक है सर, समझ में आ गई बात हमें। ठीक है, तो बच्चों इसलिए मैंने इतना रब नहीं किया था क्योंकि मैं बता पाऊँ कि ये चीज़ें कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है, आपको पता भी है वैसे। ठीक है, असेट साइड में आते हैं। असेट साइड में मेरे पास कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है मेरे पास 5,750। लेकिन आपको पता है 4,000 की पेमेंट की थी हमने उससे, 4,000 की पेमेंट हो गई थी। तो अब बचा होगा मेरे पास 1,750। फर्म के पास इतना ही बचा होगा। डेटर्स पे आते हैं। डेटर्स है फर्म के पास कितना, 40,000। लेकिन आपको पता है अब प्रोविज़न बढ़ गया था मेरा, प्रोविज़न 2,400 का हो गया था। लेस करेंगे प्रोविज़न, 2,400 का प्रोविज़न लेस करेंगे। तो 2,400 का प्रोविज़न जब लेस करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरा 006 और ये हो जाएगा मेरा 37,600 का हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। डेटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट तो ले ही गया था जेड, तो इन्वेस्टमेंट को तो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक देखो, सॉरी स्टॉक है पहले, स्टॉक देखते हैं। स्टॉक में कुछ हुआ था सर, स्टॉक में भी कुछ नहीं हुआ था। स्टॉक को हम वैसे ही ले लेंगे 37,650। स्टॉक में कुछ नहीं हुआ था, इन्वेस्टमेंट हमारा जेड ले गया था। पेटेंट्स में कुछ हुआ था सर। पेटेंट्स में क्या हुआ था, पेटेंट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी। पेटेंट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, तो पेटेंट्स की वैल्यू जब डिक्रीज हुई थी बच्चों, तो पहले पेटेंट्स था मेरे पास 10,000 का, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई थी, वो 2,000 से डिक्रीज हो गई थी सर। तो 8,000 बच गया था पेटेंट्स मेरा। हाँ जी सर, 8,000 बचेगा। आगे चलते हैं भाई। पेटेंट्स के बाद आते हैं मशीनरी। मशीनरी में भी कुछ हुआ था, हाँ जी सर हुआ था मशीनरी में भी। मशीनरी मेरे पास कितना है भाई, मशीनरी है मेरे पास 50,000 का। सर 50,000 का तो है, लेकिन मशीनरी में भी कुछ हुआ था। 50,000 का तो था पहले, लेकिन मशीनरी हमारी कम हो गई थी 5,000 से, क्योंकि अब उसकी वैल्यू 45,000 हो गई थी। 45,000 वैसे ही बता दिया था, 90% हो गई थी वैल्यू उसकी। या तो लेस करके दिखा दो या डायरेक्टली 45,000 भी दिखा सकते हो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, राइट ऑफ हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं, सारी चीज़ें ले ली हैं। तो भाई मैंने एक चीज़ बताया था, जब सारी चीज़ें ले लेते हैं तो हमारा एक काम होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक कर लेना कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स
या कोई अनरिकॉर्डेड लाइव टेस्ट तो नहीं बची हुई? नहीं सर, ऐसा कुछ बचा हुआ नहीं है। तो ऐसा कुछ बचा नहीं है तो भैया दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है हमारा टोटल। तो ये आ जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा 33,000 हो गया मेरा ये, प्लस 63,800 प्लस 29,200 प्लस 4,000 कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1,30,000 बच्चों। और इधर का भी देख लेते हैं, इधर का देख लेते हैं हम 53,000। तो यही हो गया मेरा 53,000 प्लस 37,650 प्लस 37,600 प्लस 1750 ओके। तो ये भी आ जाएगा मेरा 1,30,000। तो बच्चों ये रहा हमारा बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ गया। तो बच्चों मैंने जो 2 क्वेश्चन लिए हैं वो दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे बच्चों। आप लोगों को फिर से अपनी से खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए इस क्वेश्चन की। वीडियो तो देख लेना एक बार, लेकिन एक बार क्या करना, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। और होमवर्क में भी 2 क्वेश्चन दूंगा मैं। तो वीडियो का एंड हो चुका है, तो मैं होमवर्क के 2 क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा लास्ट में, वो दोनों ही क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप उसको सॉल्व करना, उसका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करना कि सर इसका आंसर ये आया है। और 8 मार्क्स की सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। 8 मार्क्स की सीरीज में अभी और क्वेश्चन है, लेकिन पहले बीच में एक टॉपिक कराऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे हम करेंगे तो उसमें भी 8 मार्क्स की सीरीज अभी चलती रहेगी। तो वहां कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट लेने के बाद क्वेश्चंस और आगे लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों याद रखना, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल एडजस्टमेंट लेने वाले हैं कि रिटायरमेंट के केस में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, और उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा और 8 मार्क्स की सीरीज हमारी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।